बुला बुला करके यहाँ पर निकाह करके या फेरा लेकर के वो रख रहे हैं, और इसका एक बदनुमा शक्ल तब नजर आएगा हम सबके सामने जब पीओजेके को हम लोग लेने के लिए खड़े होंगे। तब ये जितनी भी नाजुक लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई यहाँ पर अहलिया और बीवी और धर्म पत्नी बनकर के बैठी हैं, इनका सही रूप उस वक्त नजर में आएगा, क्योंकि हनी ट्रैप के मामले में पाकिस्तान हमेशा से बड़ा खूबसूरत, बड़ा मतलब ये रहा है। पर उमर अब्दुल्ला की बीवी तो हिंदू थी, उसका तो नरसंहार नहीं हुआ, उसका तो बलात्कार नहीं हुआ, उसको तो जिंदा दफन नहीं किया गया, वो तो सेफ रही, सिक्योर रही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बीवी हिंदू थी, वो खत्म नहीं हुई, उसका तो रेप भी नहीं हुआ, मोलेस्टेशन भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आस्तीन के सांप को पकड़ करके पहले इन्वेस्टिगेशन में बैठाना जरूरी है, और तब जाकर के पीओके को वापस लेकर के अखंड भारत बनाना भी जरूरी से ना निकल जाए। इसलिए फिर से दोबारा टेररिस्टों को रोटी बोटी देना है, उनको पालना पोसना है, और उनको इतनी जगह देनी है कि वो फिर से तैयार हो जाएं भारत के विरोध में अपनी भूमिका निभाने के लिए। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि 8 लाख से ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वहां से निकल करके दूसरी जगह नौकरी ढूंढने। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, और हमारे साथ नाजिया मौजूद है। नाजिया, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। Thank you so much, Amber. And today you look like army woman. Yes, I am. You are actually. Absolutely. नाजिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत का मोस्ट वांटेड एक आतंकी था गाजी शहजाद, वो उस जेल से भाग गया, और वो तो खुद भाग गए, साथ ही साथ 18 और कैदी भी भाग गए। कहा यह जा रहा है कि इस पूरी वारदात के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के अगर हाथ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि गाजी शहजाद को भगाने के पीछे पाकिस्तान का मकसद आखिर क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया था, और शपथ समारोह की तैयारी जिस हिसाब से भारत के राजधानी दिल्ली में हो रही थी, उस वक्त एक खबर आई थी अंबर, जिसमें ये दिखाया गया था कि चाइना और पाकिस्तान का हलचल जो है वो बॉर्डर पर काफी बढ़ चुका है, और एक अजीब किस्म की ट्रेनिंग और कुछ असलाह बारूद के इंतजाम जो है वो बॉर्डर पर वो बहुत सख्त तरीके से कर रहे हैं। उससे थोड़ा और पहले आप जाइएगा तो नवंबर 2023 में जब अरब के कुछ लोगों को ट्रेनिंग हमारे बॉर्डर पर दिया जा रहा था, तो पाकिस्तान ने काफी उस पर नुक्ताचीनी की थी। हालांकि वो हमारा एरिया था, तो हम अपने एरिया पे कुछ भी करें, उनको कोई जरूरत नहीं होती है बोलने की। उसके बाद फिर जैसे जैसे डॉक्टर एस जयशंकर हैं या अजित डोवल जी हैं, और अजित डोवल जी से ना जितने भी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो बड़ा कांपते हैं, वो बड़ा डरते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दाऊद इब्राहिम के ऊपर अजित डोवल जी के पूरे मतलब एक स्ट्रैटेजी ने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का जो प्लान किया था, वो याद है लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। द सेकेंड थिंग इज के ऑपरेशन स्कॉर्पियो अजित डोवल जी के लीडरशिप में जो हुआ था, और हाफिज सईद का सिनेरियो पूरा चिट्ठा मिट्ठा खुला था पाकिस्तान का, वो भी याद है। और जिस हिसाब से कोई अननोन आदमी जाकर के पाकिस्तान के तमाम टेररिस्ट के मत्थे पर, कलेजे पर गोली दाग दे रहा है, जिसको खुद पाकिस्तान ने यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को कहा कि भाई हमारे लोगों को मार रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के पीओ के हाथ से ना निकल जाए, इसलिए फिर से दोबारा टेररिस्टों को रोटी बोटी देना है, उनको पालना पोसना है, और उनको इतनी जगह देनी है कि वो फिर से तैयार हो जाएं भारत के विरोध में अपनी भूमिका निभाने के लिए। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि 8 लाख से ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वहां से निकल करके
दूसरी जगह नौकरी ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। अब हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा होता चला जा रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि जितने भी अफगानी हैं या जितने भी तुर्किस्तानी हैं या जितने भी और जो बाहर मुस्लिम देशों से आए हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा। आप मुझे और आपको याद होगा कि इससे पहले भी इन्होंने अफगानियों को निकाला था और इनकी जमीन जायदाद सब हड़प कर लिया था। इवन कार्ड से कहा था पेमेंट करने के लिए तकरीबन 80,000 रुपए, तभी तुमको बॉर्डर पार करने देंगे। उसके बाद फिर अभी कल देखिएगा, कल फिर 8 लाख लोगों को इन्होंने निकाला है, शहर बदर कर दिया, देश बदर कर दिया है। और कंप्लीट जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है 65 लाख लोगों को वो आने वाले 3 महीने में निकाल करके बाहर फेंकेगा और उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति, उनका 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 जो प्रॉपर्टी है, सोना चांदी है, उनके जो पैसे हैं वो सब लूट लेगा। वो सब खत्म करके सिर्फ उनको खाली हाथ जो है कपड़े और बोरिया बिस्तर के साथ उनको बाहर भेज दिया जाएगा। अब पीओ के हाथ से निकलना, यहाँ तक के बलोच में भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन होना, पीओके में भी प्रदर्शन होना, सिंध प्रोवांस में प्रदर्शन होना और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कराची में भी थोड़ी बहुत आवाज उठ रही है जो बहुत दूर से आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में जो सियालकोट पंजाब हमारे भारत में था, फिर एक इलेक्शन के द्वारा उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, तो ये 5 जगह से एक साथ पाकिस्तान की सरकार के ऊपर जो एक आक्रमण, एक जो अटैक पड़ रहा है और ये 5 जगह एक साथ पाकिस्तान की सरकार को कह रही है कि भाई हमें छोड़ दो, हमको तुम्हारे साथ जुड़ना नहीं है। इसलिए फिर से उन टेररिस्ट को इकट्ठा करके और उनका एक ग्रुप बना करके उनको उनकी भूमिका के हिसाब से तैयार करके रखा जा रहा है कि अगर पीओके लेने के लिए मोदी जी और डॉक्टर एस जयशंकर एकदम तैयार हो जाएंगे तो ये टेररिस्ट उनको हेल्प करेंगे। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीओजेके की जो जनता है उसको डराने के लिए इन आतंकियों को छोड़ा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो देखा है कि जो आंदोलन चल रहे हैं पिछले 1 साल से, तो बहुत ज्यादा जोर शोर से पीओजेके में आंदोलन चल रहे हैं। तो आवाम को डराने के का मकसद हो सकता है, क्योंकि इस तरह से आतंकियों को छोड़ना खतरनाक, जो कि मोस्ट वांटेड है, इसके पीछे तो यही मकसद हो सकता है कि आतंकियों के द्वारा पीओके की जनता को डराया जाए। अमर, हम सबको याद होगा कि अमेरिका बार बार पूछता था कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है, और भी देश पूछते थे ओसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है, बोलता था नहीं है। और फिर अमेरिका ने एकदम साफ दिखा दिया कि भाई देखो तुम्हारे ही पास है और तुम्हारे घर से निकला है। हाफिज सईद कहाँ है? जब पूछा जाता था तो कहता था जेल में, हमने उसको जेल में रखा है। और जब ऑपरेशन स्कॉर्पियो हुआ तो पता चला कि कराची के एक बहुत खूबसूरत लैविश बंगले में उसको रखा गया था और बड़ी अय्याशी के साथ वो रहता था वहां पर। चिट्ठा साफ हो गया। दाऊद इब्राहिम के बारे में जब भी पूछा जाता है तुम्हारे पास है, बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है। जो टेररिस्ट ने भारत पर हमले किए, जो टेररिस्ट के ग्रुप ने भारत का बुरा करने की साजिश रची और बहुत सारे भारत के भी पॉलिटिकल लीडर ने उनका सपोर्ट करके भारत में एंट्रेंस दिया, वो लोग अब जब धीरे धीरे मर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पालते हैं टेररिस्ट को और हनी ट्रैप को और स्लीपर सेल्स को। अब क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, एडुकेशन सब बहुत बढ़ता चला जा रहा है, सब बहुत एनहांस होता चला जा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर होते थे उन बच्चों के हाथ में अब कलम कॉपी किताब होता है। जिन युवाओं के हाथ में टायर जला हुआ होता था उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा होता है। जिन मुसलमान पुरुषों के जुबान पर गंदी गंदी गालियां होती थी उन जुबान पर अब भारत माता की जय होता है। जिस लाल चौक को इन्होंने अखाड़े का मैदान बना करके रखा हुआ था, वो लाल चौक आज हनुमान चालीसा के वहां पर आराम से भजन कीर्तन होते हैं और पूरी जगह पवित्र हो चुकी है। तो जिस हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो जो पीओजेके के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इस इम्प्रूवमेंट का हिस्सा तो हम भी बन सकते थे और हम अभी भी बन सकते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान की सरकार के विरोध में काम कर रहे थे और पाकिस्तान की सरकार के विरोध में नाराबाजी कर रहे थे। अब जैसे जैसे इन्होंने पूरा इंतजार किया कि इलेक्शन में क्या हो सकता है, इलेक्शन में राहुल गांधी जी का कैंपेनिंग पाकिस्तान से भी हुआ। यहाँ तक कि ये खटाखट का जो चूरन बांटा गया था 1 लाख रुपए का,
ये भी बिलावल भुट्टो ने दिया था सजेशन राहुल गांधी जी को, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद जरदारी ने औरतों को 13,500 रुपए हर 3 महीने पर देने का प्रॉमिस किया था, और जरदारी और बेनजीर भुट्टो की पार्टी दोबारा जीत करके आई थी, तो इसीलिए खटाखट 1 लाख रुपए का सजेशन पाकिस्तान से आया था राहुल गांधी जी को। तो अभी इनके दिमाग में एक डर बैठ चुका है पाकिस्तान के दिमाग में। आपको याद होगा कि बहुत कुछ महीने पहले 2023 में इन्होंने यासीन मलिक की बेटी से भी मोदी जी को बहुत डिफेम और मलाइन करवाया था, आजादी के नारे वारे लगवाए थे, वो भी कुछ काम नहीं किया। अब ये डर रहे हैं कि भाई ये ले लेंगे। इन्होंने कह ही दिया है कि सितंबर में जो है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होगा, और उसके बाद फिर 24 सीटें इन्होंने कंफर्म भी कर दी है कि भाई पीओके में होगा, वहां पर भी हम इलेक्शन करवाएंगे 3 महीने के बाद। अब इनके दिमाग में एक चीज बैठ चुकी है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी। आर्टिकल 370 हो या 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे राम मंदिर हो, तो इनके दिमाग में ये चीज बस गई है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, तो ये भी कर देंगे। और जनता भी तैयार है पीओजेके की कि भाई हम भी इस सक्सेस का पार्ट बन जाएंगे। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान ने ऐसे खूनखार, ऐसे आतंकवादियों को जेल से निकलवाया है, ताकि वो इन पाकिस्तानी सरकार की हिम्मत बन सके। अब दूसरी चीज एक और समझने की बात होती है अंबर, हम गाहे बगाहे सुनते हैं कि पाकिस्तान से लड़की आ गई और यहाँ पर शादी कर लेती है। जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में जावेरिया बोल करके एक लड़की आई और उसको मोहब्बत हो गई थी जब वो 16 साल की थी, मतलब चड्डी पहनने का शऊर नहीं आया, मोहब्बत हो गया। चलिए भाई ठीक है, मोहब्बत हो गई, और भारत के लड़के से और भारत में पश्चिम बंगाल के लड़के से मोहब्बत हो गई। अब वो आ भी गई, ससुर ने चुम्मा चाटी भी कर लिया अटारी बॉर्डर पर, और निकाह भी हो गया। अब उसको रखने के लिए रोज कोर्ट जाया जा रहा है कि हमको यहीं रखना है। अब बात ये आती है कि क्या भारत में मुसलमान लड़कियों का क्या हाहाकार मच गया है क्या? या भारत की मुसलमान लड़कियां सुंदर नहीं होती हैं, या एडुकेटेड नहीं होती हैं, या तहजीब व तमद्दन वाली नहीं होती हैं, या इस्लामी तालीमात उनके अंदर नहीं होती है, या दीनी तालीमात उनके अंदर नहीं होती है, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके अंदर नहीं होता है? ऐसा नहीं है। ये वो लड़के हैं जो किसी ना किसी ग्रुप से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो उनको ऊपर से ऑर्डर आ रहा है किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से। वो पाकिस्तान से लड़कियां बुला करके यहाँ पर निकाह करके या फेरा लेकर के वो रख रहे हैं, और इसका एक बदनुमा शक्ल तब नजर आएगा हम सबके सामने जब पीओजेके को हम लोग लेने के लिए खड़े होंगे। तब ये जितनी भी नाजुक लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई यहाँ पर अहलिया और बीवी और धर्म पत्नी बनकर के बैठी हैं, इनका सही रूप उस वक्त नजर में आएगा, क्योंकि हनी ट्रैप के मामले में पाकिस्तान हमेशा से बड़ा मतलब ये रहा है, फॉरवर्ड रहा है। एक्सट्रीम लेवल में वो हनी ट्रैप करवाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे ग्लोबली भारत के खिलाफ लॉबिंग हो, या फिर इस तरह से विश कन्याओं को तैयार करना हो। प्रॉपर एक लैब बनाई हुई है जहाँ पर इस तरह की लड़कियों को, या विश कन्या कहा जाए, उनको ट्रेनिंग मिलती है किस तरह से भारतीय भाषा को सिखाना, यहाँ की धर्म, राजनीति और सारे पूरे परिवेश के बारे में जानकारी देना, ट्रेनिंग देना। लेकिन नाज़िया, कहीं ना कहीं भारत में जो हमारा वाला कश्मीर है, भारत के हिस्से वाला, और एक कब्जे वाले की तो बात कर ली हमने, इस कश्मीर में भी एक उद्देश्य क्या हम इन आतंकियों से जोड़कर देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार अब प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म के आते और जब से पीओजेके में आंदोलन चल रहे हैं आज़ादी को लेकर, उसके बाद से इधर भी इन्फिल्ट्रेशन और आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो क्या एक मकसद ये भी हो सकता है कि उधर पीओजेके की जनता को डराना और इधर कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देना? देखिए, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर अब इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनता को समझना बहुत जरूरी है। हम कांग्रेस से जुड़े हुए अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को, खास करके अब्दुल्ला परिवार को, हमने हमेशा सुना है कि जब भी पीओजेके को लेने की बात होती है वो सीधा कहते हैं पाकिस्तान से बात करें। वो सीधा कहते हैं कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास एटमी ताकत है। यही अब्दुल्ला परिवार के नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री बनकर के जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हुए थे,
तो लश्कर ए तैयबा और यासीन मलिक आराम से जेनोसाइड कर रहा था, आराम से। हिंदुओं के लिए लिखा जाता था अब्यूजिव और फिल्दली लैंग्वेजेस दीवार पर, और ये यासीन मलिक और लश्कर ए तैयबा के लोग लिखते थे। अखबार जो है वो हिंदी के अखबार बंद हो चुके थे, सिर्फ उर्दू अखबार वहां पर चल रहा था। बच्चों से बंटवाया जाता था उर्दू अखबार, और जिसमें हिंसक बातें लिखी होती थी, जिसमें जिहाद की, इत्तेहाद की बातें लिखी होती थी। प्रीचर्स जो है वो आराम से मतलब अपना शरिया इंसाफ सभा लगाया करते थे, और अब्दुल्ला परिवार का मतलब जो राजनीति था वो चल रहा था। एयरफोर्स को आराम से गोली मार दी जाती थी चौराहे पर। किसी भी जो भी पॉलिटिकल नेता या लीडर संवैधानिक तरीके से उन सारे सिनेरियो को, टेररिज्म सिनेरियो को क्रिटिसाइज करते थे, उनको, उन महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था। अब बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही आस्तीन में सांप पल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से लश्कर ए तैयबा और यासीन मलिक को प्रोवोकेशन दिया गया, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया गया, और पीओजेके के मस्जिद से बेनजीर भुट्टो ऐलान किया करती थी कि यासीन मलिक अब ऐलान कर दो कि कश्मीरी पंडित भाग जाए, नहीं तो सबको खत्म कर दिया जाएगा, जो बचे हुए हैं वो भाग जाए, और वही होता था। और अब्दुल्ला परिवार वहां पर मुख्यमंत्री बनकर के बैठा था। और आज भी अब्दुल्ला परिवार में उनके चचेरे भाई हो, उनके खलेरे भाई हो, या वो खुद हो, वो पाकिस्तानी भाषा और पाकिस्तानी जुबान और इस लहजे में बोलते हैं जिससे भारत के लोग डर जाए। वो डराने के अंदाज में बोलते हैं कि वो एटमी ताकत रखता है, उससे बात करो, ये गलत है, आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, आप पीओके नहीं ले सकते, ऐसे करके एक भारत का पूर्व मुख्यमंत्री की बात करता है जम्मू एंड कश्मीर का। आप सोचिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अभी हम लोगों ने बहुत सारे हिंदू जो जा रहे थे माता वैष्णो देवी जी की पूजा करने के लिए, श्रद्धालु जो जा रहे थे और वहां पर जो उनकी मृत्यु हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रिएट की जा रही हैं, और वो हमारे आस्तीन के सांप के मदद से किया जा रहा है, ताकि जो पीओके में जो लोग बहुत पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट से, वो डरे कि देखो अभी भी कश्मीर में तो वही हो रहा है, अभी भी तो जिहादी एक्टिविटीज हो ही रही है, और माहौल को इतना ज्यादा नेगेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोई और नहीं कर रहा है। जिस तरह से पहले यासीन मलिक और लश्कर ए तैयबा ने किया, उसी तरीके से अभी भी हमारे आस्तीन का सांप ही ये सारी चीजें कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नए कानून में जो 113 टेरर एक्ट आया है, उसके तहत मुझे लगता है कि अब्दुल्ला परिवार के लोगों को इन्वेस्टिगेशन के तहत अरेस्ट करना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ। आखिर सारे हिंदू मर गए, पर उमर अब्दुल्ला की बीवी तो हिंदू थी, उसका तो नरसंहार नहीं हुआ, उसका तो बलात्कार नहीं हुआ, उसको तो जिंदा दफन नहीं किया गया, वो तो सेफ रही, सिक्योर रही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बीवी हिंदू थी, वो खत्म नहीं हुई, उसका तो रेप भी नहीं हुआ, मोलेस्टेशन भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आस्तीन के सांप को पकड़ करके पहले इन्वेस्टिगेशन में बैठाना जरूरी है, और तब जाकर के पीओके को वापस लेकर के अखंड भारत बनाना भी जरूरी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है, और जिस तरह से भारत की तो हमेशा मांग रही है, भारत हमेशा, चाहे संसद की बात हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी पटल हो, इस बात को कहने से कभी पीछे नहीं हटा है कि भारत का अभिन्न अंग है पीओजेके, और हम उसको वापस लेकर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पीओजेके में आंदोलन और अपनी आज़ादी को लेकर जो मांग छिड़ी है, ये पाकिस्तान के गले उतर नहीं रही है, और उस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान हर भरसक प्रयास कर रहा है कि उस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन सिर्फ ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, ये सिर्फ पीओजेके तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध की बात की जाए, और इंक्लूडिंग पीओजेके, चारों तरफ से पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है नेशनल मूवमेंट से। आपको क्या लगता है, जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसे में जो नेशनल मूवमेंट्स हैं, एकदम थ्री फ्रंट हमने देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब क्रिएट हो चुका है, 3 फ्रंट क्रिएट हो चुके हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा या इस स्थिति को कंट्रोल करना?
नहीं, पाकिस्तान की सरकार, उनकी एस्टैब्लिशमेंट, उनकी आर्मीज़ को ये बात समझ में आ चुकी है कि जिस हिसाब से महरम बलोच ने जो प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान की आर्मी ने और एस्टैब्लिशमेंट ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार भी किया, पर वो पीछे बैकफुट पे नहीं आई। उसके बाद फिर आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो वहां पर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओजेके में भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर पंजाब का जो सियालकोट का हिस्सा आ रहा है, वहां से जो आवाजें उठनी स्टार्ट हो चुकी है, वहां भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिंध में भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जो पाकिस्तान के कराची और बाकी जो स्टेट है जो बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं और सारा खर्च उस पर किया गया है, वहां के फंड को उठा करके पीओजेके में लगाने की कोशिश भी की जा रही है। वहां की कुछ चीजों को, गड्ढों को भरने की भी कोशिश की जा रही है। वहां के हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। इवन कुछ फंड का अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया है कि हम दे रहे हैं, और काम का हल्का फुल्का स्टार्ट भी किया गया है पीओजेके में, ताकि उनकी जो आवाज है वो शांत हो जाए। पर कहते हैं ना कि जब हम सामने में देख रहे हैं कि एक बंगलो है बहुत लैविश और बहुत खूबसूरत और उसमें हम रह सकते हैं, तो फिर उस झोपड़े में बत्ती लगा करके हम क्यों रहे भाई? तो वो चीज उनको समझ में आ चुका है। अब महरम को देखिएगा आप, अंबर के महरम आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सरकार और आर्मी के लिए हलक की हड्डी बनने वाली है। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि महरम एक तो पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी औरतों को मुस्लिम मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। महरम के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, महरम के जितने भी कंप्लेन होते हैं, वो बहुत अप्रोप्रिएट और स्पेसिफिक होते हैं। और ऑल दोज कंप्लेन, ये सारे कंप्लेन जो है वो एब्नॉक्शियस हो जाते हैं पाकिस्तान की सरकार के लिए और आर्मी के लिए। नागवार हो जाते हैं कि ये जो कह रही है इसमें तो पूरी की पूरी सच्चाई, हम इसको झूठा बनाए तो बनाए कैसे। सो आई थिंक कि आने वाले वक्त में, ज्यादा नहीं 3-4 महीने में आप देखिएगा कि पाकिस्तान की सरकार अपने आप में इतनी उलझ जाएगी और अपने ही मुद्दों में इतनी उलझ जाएगी कि उनके नाक के नीचे से पीओजेके निकल जाएगा और उनको समझ नहीं आएगा। और ये 54-58 चुटपुंजिया जो टेररिस्ट को ये भगा रहे हैं, जेल से तुड़वा रहे हैं, ये कुछ ना कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो पुरुष हम लोग हमेशा रील्स में देखते हैं अंबर के, अरे आ जाए आर्मी, हमारे पास अल्लाह है, तो ये जो है ना, ये इनकी सुबह औरत से शुरू होती है और इनकी रात औरत पे खत्म हो जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां पर सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां पर आज भी घरों के नीचे कोठा और चकला, कोठा वाला और तवाइफ खाना वाला जगह बनाया जाता है जानबूझ करके। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर लोग छोकड़ीबाजी और लौंडियाबाजी में ज्यादा रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां पर 1 मिलियन मुल्ला मौलवी बनाए जाते हैं, पर कोई साइंटिस्ट या कोई एडुकेटेड आदमी उभर करके बाहर नहीं आता है, और जो पढ़ लेता है वो पाकिस्तान छोड़ देता है। सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के जो अवाम है वो पाकिस्तान की सरकार की मदद कर पाएगी वैसे सिनेरियो में। कहीं पर भी मदद करने की कोई काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू ही होते हैं, इस्लाम में ये मना है, इस्लाम में वो मना है, औरत बाहर मत निकलो, औरत हंस मत दो, औरत लिपस्टिक मत लगा दो, औरत सवाल मत करो, इस्लाम को बोला है बस खाली सलवार खोल के खड़े हो जाओ। तो ये जो सेंटिमेंट है, ये अवाम सरकार की मजबूती नहीं बनने वाली है, ये उन पर बोझ बनने वाली है। तो आई थिंक कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो 5 तरफ से अटैक है पाकिस्तान की सरकार पे, ये पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने का एक सिर्फ नॉक दस्तक है अब तक। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पीओजेके की जनता से लेकर हम बलूचिस्तान तक, क्योंकि बलूचिस्तान में भी जो इन्होंने 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब लॉन्च किया था अज़्म इस्तेकाम की तरह, वैसे ही उस वक्त भी ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज़्यादा हुआ, और आज तक जो बलूच गायब हैं, कितने सारे हज़ारों की संख्या में, उनका कोई अता पता नहीं है। आज तक उनके घर के जो अफराद हैं
वो इसी इंतजार में है कि शायद उनका कोई पता चलेगा। लेकिन जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसका हवाला हमेशा पाकिस्तान देता रहता है कि कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लेकिन जहां पर हो रहा है उस पर पाकिस्तान कभी बात नहीं करता, और जो पाकिस्तान के एलाइज हैं वो भी हमेशा चुप्पी साध कर रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी और जो नेशनल मोमेंट्स हैं उनको मजबूती मिलेगी। नाज़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहीं ना कहीं के एक नाकाम मंसूबा है, उसको परास्त करना बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले और इस तरह के जो भी पाकिस्तान की हरकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मोदी जी जवाब देने में पहचाने जाते हैं, उसी तरह से जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। मुझे स्टेटमेंट मोदी जी का बहुत पसंद आया है, जो उन्होंने कहा है कि जो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। बस इसी पे फोकस करो भाई, बस इसी पे फोकस करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पीओजे से इस मोस्ट वांटेड आतंकी को भगाया और साथ में और 18 लोगों को भगाया है, इस साजिश को समझते हैं। ऑफ कोर्स हमारी इंटेलिजेंस है हमसे कहीं ज्यादा, वो बहुत आगे रहते हैं, उनको सब पता होता है। पाकिस्तान को उसी की तरह जवाब दिया जाए, ऐसा हम इंतजार और उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।